केमिस्ट्री की न्यू क्लास के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश कर लिया था। चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और चैप्टर नंबर 8 की जितनी भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो हमने रीड करनी है, स्टडी करनी है, समझनी है। इसके साथ साथ जो उसमें आपको याद करने का काम है वो भी मैं बता दूँगा। काम के हवाले से जो मुझे कहना था वो ये कहना था कि ज़रूर अपना काम आप लोग कंप्लीट करके रखें इंशाअल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल। स्कूल नियर टू ओपन, तो आप लोग जो है अपना काम मुकम्मल तौर पर मुझे चेक करवाएंगे। प्रीवियस जितना भी काम आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वो सारा का सारा तमाम काम आपका चेक होगा। और इसके साथ ही मुझे आप लोगों से ये भी कहना था, प्रैक्टिकल जर्नल के हवाले से जो मैंने बात की थी आप लोगों से, प्रैक्टिकल जर्नल का मैंने आप लोगों को कहा था वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल जर्नल। वो आप लोगों ने मुझे अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि प्रैक्टिकल जर्नल बना लिया है, नहीं बनाया है वगैरह, क्योंकि ये काम छुट्टियों में ज़्यादातर तौर पर सूट करता है। स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है और आम तौर पर टाइम वाले अवेलेबल नहीं होता जब स्कूल ओपन होते हैं। ज़ाहिर स्कूल से काम मिल रहा होता है लिखने का, काम पढ़ने का। तो आप लोग प्रैक्टिकल जर्नल के हवाले से ज़रूर अपना काम मुकम्मल करके रखें, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने मुझे बता दीजिएगा, ताकि पता चल जाए आप लोगों ने प्रैक्टिकल जर्नल बना दिए या नहीं बना। आज जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वर्बली बता दूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की जो बुनियाद है उसमें एक यूनिक की हैसियत रखती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द पार्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोडक्शन। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। बेशतर अशियाँ हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली ऐसी हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोसेस से मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर हम तक पहुँचती है। तो अब आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को की बेसिक जानना बड़ा ज़रूरी है। और हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं उसके साथ साथ कुछ वर्बल एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ देते रहें, ताकि आप लोगों को उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो आज की जो क्लास है उसकी फ़र्स्ट हेडिंग की जानिब मूव करते हैं। और इसके हवाले से अगर कोई आपके पास सवालात हों या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो यू में आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास फ्रीली। कोई भी चीज़ आप उससे फ्री होकर पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बारे में कोई भी चीज़ जानना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें, ताकि क्लास के बारे में आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन बाकी ना करे। तो आइए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से जाहिर है बल्कि कीमिया, तो मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। बल्कि जो लफ्ज़ है इलेक्ट्रो, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए या इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन उसमें मौजूद हो, कोई ना कोई उस हवाले से इलेक्ट्रिसिटी उसमें काम कर रही हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ केमिकल जो रिएक्शन हैं उनको प्लेस करवाते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए क्या बात बताई जा रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reactions, that is with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। यानी इनमें कीमिया की ये वो ब्रांच है, वो शाख है जो मुख्तलिफ ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करती है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया गया हो या इलेक्ट्रिसिटी के जो दायरे कार हैं उनको बरोए कार लाते हुए मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल जो हैं वो सामने रखते हुए
आपने कोई चीज़ प्रिपेयर की हो। यहाँ पर बात एक और की जा रही है कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बात आप जानते हैं, एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हाँ इसके एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने सबने स्टडी किया हुआ होगा, इसमें ये बात बताई जाती है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एनी वे बट इट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म और अनदर फॉर्म इनटू इट्स नेक्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है हमें ये बात बताई जा रही है कि एक ख़ास किस्म की केमिकल एनर्जी मौजूद होती है मुख्तलिफ कीमियाई अशिया जो है उनमें, तो उनको हम इस्तेमाल करते हुए उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कुछ ऐसे प्रोसेस सामने लाते हैं जिसमें हमें केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस, उसमें केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हुए मुख्तलिफ जो चीज़ें वो तैयार करते हुए बनाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास हेडिंग मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट्स। बल्क फास्ट की उर्दू है। बल्क फास्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या मुराद है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। द केमिकल कंपाउंड्स which conducts electricity in molten condition or through its aqueous solution with chemical change is called an electrolyte। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या कीमियाई मुरक्कबात जो अपने अंदर से बर्की रॉ को पास होने दें या गुजरने दें, या यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कंडक्ट्स। मतलब होता है मौसल या मौसलियर। यानी कि एक ऐसी शय जो अपने अंदर से करंट को गुजरने दे। अगर मैं बात करूं आपके सामने किसी ऐसी शय की जैसे पेट्रोल है, उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को वो पास नहीं करता, करंट उसके अंदर से पास नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में शामिल है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद ऐसी तमाम अशिया जो पिघली हुई हालत में या अपने आबी महलूलात में से बर्की रॉ को या करंट को पास होने देते हैं, तो ऐसी तमाम जो अशिया हैं या ऐसे तमाम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से पहचानते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, वो भी मैं रीड कर लेता हूँ। ऑल एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वस सॉल्यूशन और इन फ्यूज्ड स्टेट। एक चीज़ यहाँ पर खास तौर पर क्या जिक्र है, एसिड्स तो आप जानते ही हैं कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। यहाँ पर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एक्वस सॉल्यूशन, तो वो आबी महलूलात के लिए इस्तेमाल किया गया। तो बेसिस की अगर बात की जाए वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट्स जो है वो आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, नमक जो भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इन एक्वस सॉल्यूशन और इट्स फ्यूज्ड स्टेट। यानी कि फ्यूज्ड स्टेट से प्राप्त आप नमक की कोई भी कान में जब जाते हैं तो आपको पत्थरों की शक्ल में, डलियों की शक्ल में नमक मौजूद में आपको मिलता है। तो आप वहाँ से कोई भी डली या एक पीस नमक का जब उठा लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है। आफ्टर मेल्टिंग वो फ्यूज्ड स्टेट में आ जाता है। उस सूरत हाल में उसके अंदर से करंट गुजर सकता है। सॉलिड फॉर्म में जब वो पत्थर की शक्ल में या डलियों की शक्ल में था, उस हालत में उसके अंदर से नमक के अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, या तो उसका आबी महलूलात बना ले, यानी आप पानी की मिकदार लें मुनासिब और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके हल कर लें, तो उसके अंदर से भी करंट बहुत तेज़ी के साथ गुजरना शुरू हो जाएगा। आम हालत में जब पानी करंट पास करता है अपने अंदर से तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर उसको हम नहीं ले सकते। लेकिन जब आप उसमें चंद कतरे एसिड के मिला दें या बेस के मिला दें या थोड़ा सा नमक शामिल कर दें तो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। उसके अंदर आयनाइजेशन पावर जनरेट होने लगती है। बिकॉज ऑफ इट्स जनरेटिंग आयोनाइजिंग पावर वो अपने अंदर से करंट के जो चार्जेज हैं उनको पास करने लगता है और उसको हम कहते हैं कि ये एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। और यूजुअल एक्सपेरिमेंट आपका होगा, कोई भी बैटरी हो, कार की हो या बाइक की हो, लिक्विड बैटरी जो होती है यानी जो जिसके अंदर लिक्विड डलता है, एक ड्राई बैटरी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिक्विड बैटरी की बात कर रहा हूँ। लिक्विड बैटरी जितनी भी होती है उसमें हम ख़ास किस्म का एक लिक्विड डालते हैं और वो जो लिक्विड होता है उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से
पहचानते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, एक सेल दूसरे सेल को करंट जब तक पास नहीं कर सकता जब तक उनमें आपस में फिजिकल कनेक्शन ना हो। और फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए हम उसके अंदर ख़ास किस्म का एक सॉल्यूशन डालते हैं जिसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूशन। आमतौर पर इस मकसद के लिए एक एसिड लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़े से पानी में जब हम चल कतरे सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं तो वो बेहतरीन एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, और उस वाटर को फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज में डालते हैं। आमतौर पर आपने देखा भी होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब सेकेंड हेडिंग की। सेकेंड हेडिंग हमारे पास मौजूद है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी उर्दू आपको बता दूँ, गैर बद पाश। The chemical compounds which do not conduct electricity in molten or in aqueous solution are called non-electrolytes. Simply as compared to above definition, अगर हम बात करें non-electrolyte की तो ये वो महलूलात हैं, वो तमाम अशियाँ हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में देख लें आप, या फ्यूज स्टेट में देख लें, ये अपने अंदर से करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि चार्जेस को आपस में डिटर्मिनेट करते हुए आगे बढ़ाएं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर है शुगर, चीनी, बेंजीन, इसका फार्मूला आप जानते हैं C6H6 होता है। पेट्रोल तो आप जानते ही आमतौर पर गाड़ियों में एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल, बेंजीन, शुगर, ये तमाम चीज़ें या ये तमाम महलूलात अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट को पास आउट होने नहीं देते। यहाँ मैं ख़ास तौर पर आपको काबिल ज़िक्र बात बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल नंबर 11 जो हमारा है उसमें ये चीज़ प्रैक्टिकली आपको डिफ़ाइन की गई है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जब स्कूल खुलने वाले तो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे परफॉर्म, उसमें आपको मैं दिखाऊँगा कि इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की शनाख्त कैसे की जाती है। तो वहाँ पर हम बेंजीन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई में इनके अंदर से करंट पास नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आइदर इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जानिब। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का पहला कानून है बर्फपाशीगी। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने मुख्तलिफ लॉज भी अपने पेश किए हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिस्कवरीज भी की हैं। केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया है एंड ही वॉज अ रिनोन साइंटिस्ट। और इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए बताया कि केमिस्ट्री में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। और इन्होंने अपना जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसको एक लॉ की शक्ल में पेश किया, इसको हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से। और पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लॉ की, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द मास ऑफ एन एलिमेंट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखी हो तो दोबारा वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। द मास ऑफ एन एलिमेंट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द टाइम ऑफ एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक चीज़ यहाँ पर लॉ को पढ़ने से पहले मैं बता दूँ आपको, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो एक ख़ास ताल्लुक़ होता है उसको मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था, मैं दोबारा बता दूँ। या तो वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है या वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। इसकी थोड़ी सी मिसाल आपको दे दूँ। ए फर्स्ट कर लीजिए क्वांटिटी है, वो अगर बढ़ाते हैं हम और उसके बढ़ाने से बी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है,
या एज इट इज़ ए क्वांटिटी को हम कम करते हैं और बी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों ताल्लुक क्या कहलाएंगे? डायरेक्टली। यानी कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं और उसके बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाती है, या पहली क्वांटिटी को हम कम करते हैं उसके कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो ये आपस का जो ताल्लुक है ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं रास्त तनासुब। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरा केस देखें, ए क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं जिसके बढ़ाने से बी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, या ए क्वांटिटी को हम कम करते हैं जिसके कम करने से बी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो ये जो ताल्लुक है ये कहलाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर जो बात बताई हमें फेराडे नामी साइंटिस्ट ने, उसने बताया कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं किसी भी चीज़ की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमतौर पर एक महंगी धात से एक सस्ती धात पर करवाई जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और यहाँ पर उसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से एक लॉ को पेश किया गया है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो मास ऑफ एलिमेंट है, जो भी डिस्चार्ज आप करवा रहे हैं मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले मास ऑफ एलिमेंट की जो एनोड से कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर हम करंट की मिकदार बढ़ा देते हैं तो मास ऑफ डिपॉजिटेड जो है, जो भी चीज़ कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो रही है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम टाइम की बात कर लें, अगर हम टाइम भी ज़्यादा दे देते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पे 5 मिनट्स के लिए आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाया, और उसमें आपने देखा मास ऑफ डिपॉजिटेड जो है वो थोड़ा कम था, तो आप एक काम करें, नेक्स्ट टाइम आप 10 मिनट्स का टाइम रख के देखें तो मास ऑफ डिपॉजिटेड जो था वो ज़्यादा होगा। यानी आपने टाइम ज़्यादा दिया, टाइम बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मास जो था वो भी बढ़ गया। तो यहाँ यही बात हमें बताई जा रही है। मैथमेटिकली जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू द लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड T। यहाँ W के बारे में बता दूँ, मास ऑफ एलिमेंट है ये जो कि डिपॉजिट किया जा रहा है। A की अगर हम बात कर लें ये अमाउंट ऑफ करंट है, और T की अगर हम बात कर लें तो ये टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, या जो रिक्वायर्ड टाइम था वो। और आप जानते हैं कि जब अल्फा का निशान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो इक्वल टू के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट के तौर पर Z लिया है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ आपके सामने वैल्यूज़ दी गई हैं, सिम्बल्स दिए गए हैं, उनको भी नीचे मैंने डिफाइन कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। W इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, A इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, T इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड्स। ये तो था जनाब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम बात कर लेते हैं फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ डिफरेंट substances deposited or liberated when same quantity of current is passing is passed through different electrolytes connected in series are proportional to their chemical equivalent masses। यानी कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का मास होता है, चाहे वो डिपॉजिट किए जाएं चाहे वो लिबरेट किए जाएं एक सीरीज कनेक्शन बना के, तो जो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट अगर हम गुजारते हैं तो वो बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनल होता है अपने केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने पेश की जा रही है, उस एग्जांपल की मदद से यकीनन आपकी बात समझ में आ जाएगी। बाय पासिंग 96,500 कोलम्स Kg आप जानते हैं सिल्वर का सिंबल है, आर्जेंटियम नाम इसका लैटिन नेम लिया गया, आर्जेंटियम की बिना पर इसको Ag कहा जा रहा है। वैसे ये सिल्वर यानी चांदी की बात की जाती है। अगर आप 96,500 कोलम यहाँ से गुजारते हैं सिल्वर के या डिपॉजिट करते हैं तो किसके बराबर होता है? 2108 ग्राम डेट ऑफ
copper is 31.75 gram and Al is 9 gram, which are their equivalent masses respectively. तो ये जो आपके सामने अमाउंट ऑफ मास दिया गया है ये अपने इक्विवेलेंट मासेस के बराबर है, तो ये लॉ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट साबित होता है। और इस लॉ में जो चीज़ बताई जा रही है वो एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि जो ये मासेस हमें हासिल हुए आफ्टर द रिएक्शन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वो एग्जैक्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट मासेस के बराबर थे। नेक्स्ट हेडिंग की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, बर्की लॉ। बर्की लॉ या इलेक्ट्रिक करंट, जाहिर सी बात है आजकल आपके सामने मुख्तलिफ मशीन ऐसी हैं जो बिजली से चलती हैं, करंट को इस्तेमाल करते हुए चलती हैं। तो आपने करंट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मरतबा सुना होगा और बर्की लॉ का लफ्ज़ जो उर्दू में ये भी बहुत मरतबा सुना होगा। आज आपके सामने उसकी डेफिनेशन पेश की जा रही है जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी आगे मुख्तलिफ चैप्टर्स के हवाले से। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ फ्लो ऑफ चार्ज इन द यूनिट ऑफ टाइम is called electric current and its SI unit is एम्पेयर। यानी कि चार्जेस की जो बहाव की शरह है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है और इसकी पैमाइश एम्पेयर में की जाती है। अक्सर लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आ रहा होता है 220, 230, 240 या 200 वोल्ट आ रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये 220 वोल्ट करंट आ रहा है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। वोल्ट जो यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे पास चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वोल्ट में जब हम बताते हैं तो वो उसका वोल्टेज होता है, जो उसका डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक खास किस्म का यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिरे से दूसरे सिरे के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और वो हमारे पास आ रहा होता है 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। करंट का यूनिट वोल्ट नहीं है, करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर। ये गलत कॉन्सेप्ट अपना दुरुस्त कर लीजिए आप कि कभी भी आप किसी को अमाउंट ऑफ करंट बताएं वोल्ट में बताने के बजाय उसको एम्पियर में बताया जाए। अब हम एम्पियर की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। The amount of current when passed through a circuit for 1 second can liberate 0.00018 gram from silver nitrate solution is called an ampere। यहाँ पे एक पैमाना बना दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि यही पैमाना यूज़ हो। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बात बताई गई है कि करंट की कितनी मिकदार को हम लें कि वो 1 सेकंड के दौरान सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से 0.00118 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट कर दे। तो जितना करंट इस सिलसिले में यूज़ हुआ 1 सेकंड के दौरान वो 1 एम्पियर कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ खास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि यहाँ जो आपको अमाउंट दिया गया है ये वो अमाउंट है जो 1 सेकंड के दौरान करंट जो है वो डिपॉजिट करेगा कैथोड की जानिब। तो आप उसको नोट कर लेंगे, जब इतना मास हो जाएगा आपका तो वो 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। आमतौर पर जो सेल्स होते हैं, जो बैटरीज होती हैं, उसमें एम्पियर की मिकदार लिखी हुई होती है कि वो कितना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एम्पियर जो है वो आप लोगों के लिए एक नया लफ्ज़ है। इससे पहले शायद ही आप लोगों के पास केमिस्ट्री में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम जो पढ़ रहे हैं तो करंट से मुतालिक चीज़ें बताई जा रही हैं, करंट से मुतालिक बात हो रही है। तो यहाँ पर एम्पियर का लफ्ज़ आपके सामने इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखी ताकि आपको पता चल जाए। अब जो आज आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, हेडिंग पढ़ ली है, ये तो आज तक की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से आपको बता दिया गया होगा कल से इंशाअल्लाह ताला 9-10 क्लासेस को बुलाया जा रहा है। तो 9-10 क्लासेस के हवाले से जो भी स्टूडेंट आना चाहें कल से हमारे पास क्लासेस अवेलेबल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद भी अवेलेबल होऊंगा। आज तक की जो ऑनलाइन क्लास थी वो आपकी यहीं तक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक जो काम आपको करवाया गया वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आपके पास होगा, नहीं है तो आज कर लें आप। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी कल, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल, कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो वो इस गलत फहमी में ना रहे कि उनको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जाएगा। उनको हम
जो करंट क्लास हमारी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो चुकी है यहीं से आगे लेके चलेंगे। अब उन्होंने अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ली तो ये उनका कसूर है। ये बात यहाँ पर मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल से इंशाअल्लाह ताला स्कूल ओपन हो गए, तो आप लोगों के जहन में एक चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, क्लैरिफिकेशन देना इस चीज़ की ज़रूरी समझता है। दूसरी बात ये कि काम के हवाले से दोबारा मैं कहूँगा कि काम अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आज की तारीख में इसको कंप्लीट कर लें। इंशाअल्लाह ताला कल मैं ज़रूर काम चेक करूँगा आप लोगों का। काम फेयर वर्क में होना चाहिए, फेयर मीन्स में होना चाहिए, मतलब रजिस्टर वगैरह में जो है प्रॉपर हेडिंग लगी हुई हो, प्रॉपर आपके पास मार्किंग हुई भी हो, प्रॉपर आपने इंक पेन का यूज़ किया हो और कवरिंग हो रजिस्टर्स पर। इंशाअल्लाह ताला फिर जब ये तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी रिक्वायर्ड चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कल काम ज़रूर चेक कर लूँगा। आज के हवाले से अगर कोई सवाल हो क्लास के हवाले से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा, तो मैं वहाँ से भी आपको पढ़कर जवाब दे दूँगा। आज की क्लास में यहाँ काम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।